हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। आज के वीडियो में करेंगे फरवरी मंथ के थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, आरओ के लिए कर रहे हैं और यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए कर रहे हैं। पीसीएस 2024 का प्री का रिजल्ट भी आ गया है ना, 2 दिन पहले। तो जिनका हुआ है भाई उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी मुख्य परीक्षा को फोकस करें बढ़िया से, क्योंकि जून में हो जाएगी मुख्य परीक्षा भी, 29 जून से है ना शायद। और जिनका नहीं हुआ है तो यार उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका भी एक एग्ज़ाम लगाई है सामने, आरओ आप इसको फोकस कीजिए। मेरे हिसाब से तो ये अवसर ही है एक, है ना। पीसीएस प्री में नहीं होता है तो कम से कम इस पे आप फोकस तो कर सकते हैं बढ़िया से। तो मतलब टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक ही परीक्षा जान थोड़ी ना देनी है। और बाकी कमीशन की माया तो यार देखो समझ में आती नहीं है ना। किसी का 82 पे नहीं होता है, किसी का 78 पे हो जाता है। तो ये अलग लेवल का गेम खेलते हैं कमीशन। तो जो भी परीक्षा आप लोगों के सामने है, फिलहाल आरओ है जिनका नहीं हुआ है पीसीएस प्री में, तो जो सामने है उसका बढ़िया से सामना कीजिए। ठीक है, सफलता जरूर मिल जाएगी। इसको कर लेते हैं, ये थर्ड वीक का है ना। इसके पहले हम लोगों ने ये सेकंड वीक का किया था, लास्ट टॉपिक किया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी हमने डिले कर दिया, थोड़ा तबीयत का इशू था। चलिए पहला टॉपिक करेंगे। ये जो आपको यूएस एजेंसी दिख रही है जिसका नाम है यूएसएआईडी, यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए यूएस की एक एजेंसी है। ये भैया फंडिंग वंडिंग करती है, ठीक है, तमाम देशों में, ये डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, मानवीय सहायता के लिए। तो इस संस्था के द्वारा जो भी फंडिंग होती थी, है ना, जो भी फंडिंग हो रही थी बाकी देशों में, इस फंडिंग को बंद कर दिया भैया एलोन मस्क साहब ने। और उनके जो राइट हैंड है, या फिर उल्टा बोल लीजिए, ट्रम्प साहब हैं या फिर उनके राइट हैंड एलोन मस्क है, ये दोनों लोग अलग ही लेवल पर साला ट्रेड वॉर खेल रहे हैं। और इस एजेंसी से भारत में भी काफ़ी सहायता होती थी, है ना, यहाँ पे भी फंडिंग आती थी वहाँ से। तो देख लेंगे अभी न्यूज़ में भी, चूँकि रिसेंट में ये इस कंपनी के द्वारा जो विदेशी सहायता दी जाती थी, है ना, तो इसको अभी रोक लगा दिया। यहाँ पे देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, यूएसएआईडी की विदेशी सहायता पर यहाँ पे 90 दिनों के लिए रोक लगा दी। अब वो कब तक बंद रहेगा, ये कब तक रोक लगी रहेगी ये नहीं पता, ये बात का डेवलपमेंट है, वो देखा जाएगा। फिलहाल ये फंडिंग बंद करके सरकारी खर्चा तो अपना बचा ही लिए, है ना, अमेरिका वाले। ये संस्था क्या है? वैश्विक सहायता विकास के लिए अमेरिका की एक संस्था है। हर एक क्षेत्र में फंडिंग करती है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो फूड का सेक्टर हो, चाहे वो आपदा राहत वाले जो प्रोग्राम होते हैं ये वाला हो। भारत में भी यहाँ पे इस संस्था के द्वारा लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर पिछले दशक में प्राप्त हो चुका है। तो अच्छी खासी यहाँ पे फंडिंग हुआ करती थी उस संस्था के द्वारा भारत में भी। और अगर 2024 की ही बात करें तो 2024 में ही भारत में अच्छा खासा यहाँ पे पैसा आया था उस संस्था के द्वारा। 50 मिलियन का मतलब होता है, कितना होता है, 5 करोड़, है ना, 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक यहाँ पर फंडिंग की गई थी। चलिए अभी कुछ न्यूज भी है, देखो न्यूज अगर देखेंगे आप तो इस संस्था के द्वारा जो भी फंडिंग की जा रही थी जिन संस्थाओं को, तो वो तो बेचारे सब बर्बाद हो गए। यहाँ पे देखिए, ये इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक क्लोज आफ्टर यूएसएआईडी फंड फ्रीज, है ना। 5,000 से ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं संस्था में जो कर्मचारी वगैरह होंगे। तो इसी तरीके की न्यूज़ है। ये एक मित्र क्लिनिक है, इसी की बात कर रहे हैं। मित्र क्लिनिक ये ट्रांसजेंडर के लिए काम करती थी। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक शट्स डाउन, है ना, हैदराबाद की ये संस्था है, एक क्लिनिक है। पैसा मिलना खत्म हो गया, संस्था भी खत्म हो गई, है ना। चलिए ठीक है, चलिए वापस आइए। एक क्वेश्चन कीजिए, वर्ष 2025 में होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? यह है साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग शहर है साउथ अफ्रीका का। न्यूज़ में किस वजह से था? क्योंकि ये जो है ना भैया अमेरिका आजकल इस बैठक में भाग ना लेने का निर्णय लिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, करंट में पूछा जा सकता है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक और यूएसए के बारे में ध्यान रखना। G20 जानते ही 19 देश हैं और एक संस्था है यूरोपियन यूनियन, हेडक्वार्टर ये भी हम लोग जानते हैं, इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर तो है नहीं। 1999 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए ये देखिए, एक माउंटेन है जिसका नाम है तारानाकी, माउंट तारानाकी, ये न्यूजीलैंड का है, ठीक है। ये न्यूज में किस वजह से था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कानूनी कानूनी व्यक्तित्व का यहाँ पे दर्जा दिया गया इस माउंटेन को। देखो लिविंग एंटिटी आजकल दी जा रही है ना, तो ये लिविंग एंटिटी हुआ या फिर कानूनी कानूनी व्यक्तित्व हुआ, इस तरीके के जो दर्जे हैं ये मतलब पहाड़ों को, नदियों को, मैदानों को दिए जा रहे हैं उनके इंपॉर्टेंस की वजह से। पूरा नाम इसका है तारानाकी माउंगा। ध्यान रखना है कहाँ का है, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे ऊंचे माउंटेन माउंट तारानाकी माउंगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया, ठीक है। इससे पहले भी न्यूजीलैंड के ओरेबेरा पार्क और बांगानुई नदी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान हो चुका है, ठीक है, प्राप्त हो चुका है। तो अभी फिलहाल जो रिसेंट में है वो आपको तारानाकी याद रखना है। ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माउंटेन को मैचिंग करा के यहाँ पे बना देगा क्वेश्चन।
ये किस तरह का माउंटेन है? स्ट्रेटो वोल्केनो। अगर आप पीडीएफ पढ़ते हैं, है ना, या फिर वीडियोस देखते हैं, ये वीकली बेसिस वाली या फिर मंथली बेसिस वाली, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं ना। स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है? पुराने वीडियोज़ में हो सकता है पिछले मंथ की करंट अफेयर्स में हम लोगों ने किया था, और उसको समझाया था मैंने कि स्ट्रेटो वोल्केनो होते क्या है। तो वहाँ से आप कवर कीजिएगा। आप यहाँ पे फिर से डिक्टेट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर इस माउंटेन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा सेपरेट, तो एक आध स्टेटमेंट ये बना देगा कि ये किस तरह का माउंटेन है। डोरमेंट है, या फिर डोरमेंट समझते हैं ना, मतलब वो सुसुप्त है, एक्टिव अवस्था में नहीं है। हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड कौन है? माउंट कुक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये दूसरे, ये माउंट कुक ये हाईएस्ट पीक हो गया, और माउंट तारानाकी ये सेकंड हाईएस्ट है। चलिए एक स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, स्वावलंबनी योजना, MSDE। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंट्रप्रेन्योरशिप जो है, इसने नीति आयोग की सहायता से ये आपको 3 स्टेट याद रखना है, असम, मेघालय और मिजोरम। इन 3 स्टेट्स के लिए यहाँ पे स्वावलंबनी योजना की शुरुआत की गई, ठीक है, याद रहेगा, असम, मेघालय और मिजोरम। MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय जो है, इसकी स्कीम है। ये महिला उद्यमता कार्यक्रम है एक तरीके से, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, स्वावलंबनी। ये महिला उद्यमता कार्यक्रम है जो उच्च शिक्षा संस्थान है ना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनमें महिलाओं में ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो मतलब टेम्परामेंट होता है उसको डेवलप करना है। उद्यम मानसिकता, व्यवसाय में सफलता हेतु उनको स्किल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो आप देखो कर लेंगे, है ना। आपको यहाँ पे जो फैक्ट याद रखना है, ये चीज़ रखना है असम, मेघालय और मिजोरम के लिए। देखिए यहाँ पे कुछ स्टैटिक फैक्ट है। जैसे अगर पूछा जाए कि भारतीय उद्यमता संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पे भैया? ये गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पे? असम में। अगर MSME की बात करें और महिला नेतृत्व की बात करें, महिला नेतृत्व वाले जो MSME है, सर्वाधिक भागीदारी किस स्टेट की है? तो आपको ध्यान रखना है, ये अच्छा यहाँ पे फैक्ट बन जाता है इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए। वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज़्यादा है, फिर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है, फिर कर्नाटक है, फिर 5वां स्थान है यूपी का, ठीक है, जहाँ पर फीमेल लीडरशिप ज़्यादा है MSME में। MSME समझते हैं? ये देखिए, हाल ही में भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता में कितनी उपलब्धि हासिल कर ली है। तो यहाँ पे देखो हम लोग आगे के टारगेट देखेंगे, अभी वर्तमान में कितना अचीव हो चुका है ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी जो उपलब्धि हो चुकी है वो हो गई है 100 गीगावाट। इतना क्लियर है, 100 गीगावाट। और 2030 तक का जो टारगेट है गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो ऊर्जा है, ये टारगेट है 500 गीगावाट का। ये जो 100 गीगावाट है ये अचीव हुआ सिर्फ सौर ऊर्जा से, ध्यान रखना। और टोटल गैर गैर जीवाश्म में जो टारगेट है वो कितना है? 500 गीगावाट। तो गैर जीवाश्म में चूंकि बहुत सारी एनर्जीज आती हैं, है ना, उसमें एक सौर ऊर्जा भी है, विंड भी आती है, जियोथर्मल भी आती है, तमाम है जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी होती हैं, या फिर इनको नवीकरणीय ऊर्जा बोल लीजिए, ठीक है, रिन्यूएबल जो एनर्जीज होती हैं वही गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा होती है। चलिए, तो 500 गीगावाट का टारगेट देख लिया हम लोगों ने 2030 तक का। सौर ऊर्जा में अचीव कितना कर लिया वर्तमान में? 100 गीगावाट, ठीक है। अगर पुरानी स्थिति देखें 2014 में सिर्फ इतनी ही उपलब्धि थी, 2.82 गीगावाट। लेकिन 2025 में कितना हो गया? ये हो गया ना 100 गीगावाट। ये 100 गीगावाट अचीव कर ली, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है, 35 गुना का इंक्रीमेंट है। चलिए, अच्छी बात है। और ये जो 2030 का टारगेट है गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का, ये कहाँ पे मतलब ये संकल्प लिया गया था? COP26 में, है ना। या मोदी जी ने ये बोला था पंचामृत, तो पंचामृत में जो 5 लक्ष्य थे उनमें से एक लक्ष्य भी था 2030 तक का 500 गीगावाट। अब एक क्वेश्चन बताइए जल्दी से, COP26 कहाँ पे हुई थी, है ना? UNFCCC की जो होती है ना मीटिंग, उनकी मीटिंग को ये नंबर दिया जाता है COP 1 2 3, है ना, 20 25 ऐसे। और साथ में ये भी क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में कौन सी COP होने वाली है, 32वीं होने वाली है, 33वीं होने वाली है, या फिर 30वीं होने वाली है। ये आपका होमवर्क है। देखें, सौर ऊर्जा का भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 47% का योगदान है। ये भी बहुत अच्छा है। जितने भी रिन्यूएबल जो रिसोर्स हैं एनर्जी के, उसमें से सिर्फ सोलर का ही यहाँ पे कितना परसेंटेज है, पार्टिसिपेशन है? 47%। लगभग आधा तो सोलर एनर्जी के पास ही है, बाकी कुछ विंड का होगा, बाकी कुछ जियोथर्मल का होगा, है ना। और सोलर एनर्जी में तो यार देखो ह्यूज इंक्रीमेंट हो ही रहा है, मतलब लोग अपने घर पे भी ये सोलर पैनल वगैरह लगवा ही रहे हैं, एनर्जी को सेव कर रहे हैं, ऊर्जा को सेव कर रहे हैं, अपना बिल बचा रहे हैं, है ना। बहुत सारी स्कीम भी चल रही है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन वाले शीर्ष राज्य कौन है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर लोगों ने सबसे ज़्यादा अपने छत पर ये पैनल लगवा के एनर्जी को सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है राजस्थान। दूसरा स्थान है गुजरात का, तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। ये ध्यान रखना है, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। चलिए, उस स्कीम का नाम बताइए जिसमें 300 यूनिट फ्री आपको दी जाएंगी सोलर पैनल लगवाने पर,
है ना? बताएंगे, कमेंट करके बताइए। चलिए बता दे रहे हैं, सूर्यघर योजना, है ना, सूर्यघर योजना। ये देखिए, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में किया गया है, आयोजन हुआ है इसका, आयोजन हुआ है गांधीनगर में, गुजरात में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जानते हैं हम लोग, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, ये पूरा फुल फॉर्म है। इसके बारे में क्या है, मेंबर बस याद रखने होते हैं और हेडक्वार्टर याद रखना होता है। अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे तो यही पूछा जाता है, ठीक है। वैसे अब नहीं पूछा जाता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक है, तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये याद रखना, गांधीनगर में हुआ है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो एक स्टेटमेंट ये बना देगा, हाल ही में आयोजन कहाँ पे हुआ है, और यहाँ से एक आध स्टेटमेंट डाल देगा, मेंबर का एक स्टेटमेंट डाल देगा, या फिर एक कंट्रीज लिख देगा, है ना, मतलब इस तरीके से कर देगा कुछ। तो ये क्षेत्रीय संगठन है, मेंबर कितने, 7। भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है। बंगाल की खाड़ी से जो जुड़े हैं ना वो कंट्रीज हैं इसमें। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बांग्लादेश में, ढाका में, और स्थापना हुई थी 1997 में, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, अभी मर्जर हुआ है कुछ स्कीम्स का, तो इन स्कीम्स का नाम पूछा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन किन योजनाओं को एकीकृत करके एक समग्र योजना, एक इंटीग्रेटेड स्कीम, जिसका नाम है SIP, यानी स्किल इंडिया प्रोग्राम, कौशल भारत कार्यक्रम, स्किल इंडिया प्रोग्राम का पुनर्गठन किया। ये जो SIP है, इसमें 3 स्कीमों को मर्ज किया है। कौन कौन सी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, PM राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, और ये जन शिक्षण संस्थान योजना। इन तीनों को मर्ज करके बना दिया SIP 2026 तक के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौशल भारत कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया, इस स्कीम के तहत कौन कौन सी स्कीमों को मर्ज किया गया है, तो ऑप्शन बना देगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, एक कमीशन अभी न्यूज में है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। क्या है न्यूज में इसमें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को, इनका जो टाइम पीरियड है एक्सटेंड कर दिया 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 3 वर्षों के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दी गई 31 मार्च 2028 तक। तो ये तो होगी करंट की बात भैया। बाकी यहाँ पे कमीशन के बारे में 2-4 बातें देख लेते हैं। ये जो कमीशन है राष्ट्रीय, ये सफाई कर्मचारी वाला, 1993 के तहत एक एक्ट है, ठीक है, 1993 का एक्ट है, उसके तहत इस आयोग को बनाया गया था। 1994 में गठन हुआ, ठीक है। और ये जो आयोग करता है काम, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत या फिर अंडर में, क्लियर है। इनका कंपोजिशन देखिए, कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन, ये राज्य मंत्री होते हैं। चेयर कौन करता है इस कमीशन को, राज्य मंत्री। तो एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं, और 5 मेंबर भी होते हैं। उन 5 मेंबर में एक महिला भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपोजिशन याद रखना। अध्यक्ष में देखो स्टेटमेंट में CM लिख सकता है वो, तो CM को गलत कर देना, CM नहीं होते हैं, चेयर नहीं करता है, राज्य मंत्री करता है, कर लेंगे। चलिए ये देखो यार, नया ब्लड ग्रुप एक, क्या बवाल है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था, क्योंकि अभी एक शायद टेस्ट वगैरह हुआ था इस पर, और ट्रीटमेंट किया गया एक महिला के ऊपर, तो उसी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग ये न्यूज में था। तो इस ब्लड ग्रुप के बारे में देख लेते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन डाल सकता है। सबसे पहले तो ये जान लेना है कि ये जो नया आपको नाम दिख रहा है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये होता नहीं है बहुत जल्दी, है ना। 10 लाख में एक आध के पास ये ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, इसमें H एंटीजन की अनुपस्थिति होती है, बस आपको परीक्षा की दृष्टि से इतना ही जानना है। इसमें H एंटीजन की अनुपस्थिति होती है, इसी कारण से इसे HH रक्त समूह भी कहा जाता है। 2 बातें क्लियर। अब ये सब तो जानते हो ना कि AB में कौन कौन से एंटीजन होते हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, या होती हैं या फिर नहीं होती हैं। O में क्या एंटीजन है, एंटीबॉडी होती है। A में कौन सी एंटीजन है, B में कौन सी एंटीजन है ना, ये तो बहुत बेसिक है। यहाँ पे देखिए RBC WBC जो है, या फिर और प्लेटलेट्स हैं, इन पर मौजूद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये हम लोग समझते हैं। जो ब्लड ग्रुप को, मतलब आपका ब्लड कौन से टाइप का है, AB है या फिर A है या फिर B है फिर O है ना, ये डिसाइड करता है। डिसाइड क्या करता है, जो RBC WBC और प्लेटलेट्स पर मौजूद प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, इससे डिसाइड होता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। जैसे AB ब्लड ग्रुप में A और B दोनों एंटीजन होते हैं, जानते हैं हम लोग। अगर आपका A ब्लड ग्रुप है तो इसमें A एंटीजन होता है, अगर B ब्लड ग्रुप है तो इसमें B एंटीजन होता है, पर O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन होता नहीं है, ये हम लोग जानते हैं कि इसमें दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। चलिए एक बात और, यहाँ पे बॉम्बे ब्लड ग्रुप में अनुपस्थित ये जो H एंटीजन है, मतलब होता ही नहीं है, H एंटीजन अनुपस्थित होता है। ये एंटीजन AB या फिर O एंटीजन के गठन को रोकता है, यही समस्या है सबसे बड़ी। और अगर ऐसी स्थिति आ गई किसी के शरीर में और उसको खून की ज़रूरत पड़ गई, तो भाई वो किससे लेगा, है ना। ना तो वो A से ले पाएगा, ना B से ले पाएगा, ना O से ले पाएगा, ना AB से ले पाएगा।
तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। उसी का ट्रीटमेंट अभी हुआ है, ठीक है। अभी भैया बड़ी बड़ी स्टडी हो रही है, पृथ्वी इनर कोर और संरचनात्मक परिवर्तन, मतलब समझ में आ गया होगा। इनर कोर पर स्टडी हुई होगी, है ना। कुछ हलचल हो रही होगी वहाँ पे, या फिर हलचल कम हो रही होगी, या फिर हलचल ज़्यादा हो रही होगी, रोटेशन कम हो रहा होगा या फिर बढ़ गया होगा। यही ना हुआ स्ट्रक्चरल चेंज। तो देख लेते हैं स्टडी में क्या होगा भैया। ये सबसे बड़ी संस्था है रिसर्च के लिए, खासतौर से जियो साइंस पर। नेचर जियो साइंस के एक अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी की जो इनर कोर है, किस अवस्था में है इनर कोर? सॉलिड स्टेट में है ना। सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है या फिर सेमी लिक्विड स्टेट में? आंतरिक कोर है जो है, ये सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में, ठीक। तो पृथ्वी की आंतरिक कोर जो है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, ये स्टडी में बताया है। परिवर्तन क्या हो रहा है कि ये जो आंतरिक कोर है, इनका इसका जो घूर्णन है वो धीमा हो गया है, ये स्टडी बताती है। चलिए, ये रिसर्च कहाँ पे की गई? एक आइलैंड है जिसका नाम है सैंडविच आइलैंड। ये मार्क कीजिएगा, ज्योग्राफी में क्वेश्चन मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है। सैंडविच द्वीप जो है अंटार्कटिका के पास, भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण किया गया। तब इनको पता चला, फाइंडिंग आई है कि आंतरिक कोर जो है, इसका रोटेशन धीमा हो रहा है। इस वजह से पृथ्वी पर दिन की लंबाई में सूक्ष्म परिवर्तन हो सकता है। चलिए ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन बताएंगे, पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी कोर या फिर कौन सी लेयर, पृथ्वी की कौन सी लेयर डिसाइड करती है? क्रस्ट करती है, या फिर मेंटल करता है, या फिर एस्थेनोस्फीयर करता है? खैर एस्थेनोस्फीयर मेंटल का ही भाग है। या फिर अपर कोर करता है, या फिर इनर कोर करता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, स्टडी का देख लिया, अब थोड़ा ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। इनर कोर क्या है भाई? ये मुख्य रूप से नीफे से बनी है, हम लोग जानते हैं, है ना। नीफे यानी निकल और फेरस जो है, यानी लोहा है, निकल और लोहे से बनी है। और जो आउटर कोर है, ये तरल अवस्था में है, और इनर कोर जो है, ये अत्यधिक दबाव के कारण ठोस अवस्था में रहती है। क्लियर है? चलिए, इनर कोर तक जाने के लिए भैया आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। इतना गहराई में जाना पड़ेगा, 5,150 किलोमीटर डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, तब इनर कोर में पहुंच पाओगे। वैसे कोई पहुंच नहीं पाया है। हाँ, मूवी जरूर बनी है ना। मूवी का नाम ही था दा कोर के नाम से। बहुत पुरानी मूवी है, शायद 2000 की मूवी है, 2000 के टाइम पे आई थी। 1998 का है, 1999 का, मूवी बढ़िया है। तो उसमें दिखाया गया है, खैर अंदर जाते हुए, तो वो सब काल्पनिक मूवी है, बट चीज़ दिखाई तो है बढ़िया। वहाँ पे दिखाया है पूरा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कैसे फ़र्क होता है ना, कैसे रन करती है, क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड से, वो अंदर जाके ही उसको रन करा देते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, लेह मेन असंबद्धता, हर लेयर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है। ये आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं। क्योंकि यहाँ पे आउटर और इनर कोर की बात हो रही है, तो इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, उसका नाम है लेह मेन असंबद्धता, ठीक है। याद आ रहा होगा। आउटर कोर जो तरल अवस्था में है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। जो आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा था, आपको यहाँ पे जवाब मिल गया। आउटर कोर ही डिसाइड करती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डिसाइड मतलब यहाँ से जनरेट होती। चलिए, अभी नीति आयोग ने बताया कि भैया उच्च शिक्षा पर व्यय किसने क्या किया, है ना, किस राज्य का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो देख लेते हैं एक नज़र में जल्दी से। हाल ही में नीति कमीशन ने राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय जो है, इस पर एक नीतिगत दस्तावेज प्रस्तुत किया, ठीक है। क्या तथ्य बताया है रिपोर्ट में, क्या तथ्य है? अगर समग्र व्यय की बात करें तो भैया जम्मू कश्मीर में शिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया है। चलो अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर मणिपुर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर लगाओगे नहीं, है ना। अगर नहीं पढ़े रहोगे तो जम्मू कश्मीर नहीं लगाओगे, केरल मार के आ जाओगे। समग्र व्यय लेकिन देख लेना, अगर उच्च शिक्षा की बात करें, और उससे पहले ये भी देख लेते हैं। तो समग्र व्यय में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर हो गया, और सबसे अगर कम व्यय की बात करें तो भैया दिल्ली ने किया है, सिर्फ इतना सा 1.67%। तो समग्र व्यय में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर का हो गया, फिर मणिपुर का हो गया, सबसे कम की बात अगर करें तो दिल्ली हो जाएगा। आप सेपरेट कैटेगरी में आ जाइए। अगर उच्च शिक्षा में अगर बात हो, उच्च शिक्षा पर अगर व्यय की बात हो, तो सबसे ज़्यादा बिहार ने किया है। ये भी कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। बिहार लगाओगे? अगर नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं लगाओगे, लेकिन अब लगा के आना है क्योंकि पढ़ लियो। पहला बिहार है, फिर दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, फिर तीसरे स्थान पर मणिपुर है। यानी समग्र शिक्षा के जो फैक्ट थे जम्मू कश्मीर मणिपुर, वो आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ठीक। चलिए, और सबसे कम अगर शिक्षा पर व्यय जो हुआ है वो किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा, उच्च शिक्षा की कैटेगरी में, ठीक है। एक स्टेटमेंट और बना के अगर डाल देगा और पूछ लेगा कि प्रति युवा शिक्षा व्यय सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, तब यहाँ पे केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र। यहाँ से 3 स्टेटमेंट आपके पास बन गए, कर लेंगे। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, HS कोड। ये नई चीज़ क्या है भाई?
हम लोगों के लिए। इसको देखो न्यूज़ में पहले देख लेते हैं। ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर होते हैं, भौगोलिक संकेत है, जीआई टैग वाली चावल किस्मों के लिए एचएस कोड शुरू करने वाला भारत पहला देश बन गया। तो यहाँ पे देखो एचएस कोड को स्टार्ट करने वाला कौन सा देश पहला बना? भारत। एचएस कोड किस फसल के लिए है? राइस। तो यहाँ पे एक फैक्ट चावल आपको याद रखना है एचएस कोड के बारे में, और दूसरा फैक्ट ये चीज़, ठीक है। एचएस कोड किस फसल के लिए? चावल के लिए। अब इसको देख लेते हैं एचएस कोड है क्या। है कुछ नहीं, बस एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। अगर एचएस कोड लिखा है ना, तो उसकी फिर सप्लाई बहुत तेज़ी से होती है, मतलब उसको पास मिलता जाता है कि जाइए भैया आप जाइए, आप स्पेशल है, इस तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट है ना। वीआईपी ट्रीटमेंट, आपको रुकना नहीं है कहीं, आपको पास मिलता रहेगा। जीआई टैग वाले चावल के निर्बाध निर्यात की अनुमति प्रदान करता है एचएस कोड। 6 अंक होते हैं इसमें, ठीक है। 6 अंकों का कोड का उपयोग करके व्यापार की जाने वाली वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए एक वैश्विक मानक के रूप में एचएस कोड कार्य करता है। अब समझ में आ गई होगी कहानी। फुल फॉर्म क्या होता है एचएस का? हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड, ठीक है। चलिए, तो ये बातें थी बस, और इजी करने के लिए यहाँ पे 2-4 फैक्ट और हैं, समझ में आ जाएगा। हालांकि विश्व सीमा शुल्क संगठन जो है WCO एचएस कोड को प्रतिबंधित करता है, उसके बावजूद भी भारत ने स्टार्ट किया। चलो ठीक है, क्योंकि चावल का भैया हम अच्छे खासे प्रोडक्टर हैं, है ना, प्रोड्यूसर है। एचएस कोड वाले चावल की घोषणा, मतलब एचएस कोड का जिक्र किया गया था, अभी बजट में भी किया गया था 2025-26। इस वीडियो को अलग से देख लेना भाई, ठीक है, कहीं से भी देख लेना, मतलब ताकि अभी जो रिसेंट में बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई दिमाग में रहे। 2025-26 में की गई, ठीक है। एचएस कोड आपने देखा 6 अंकों का है, 6 अंक आपको दिख रहा है। ये नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि 6 अंक होते हैं इस कोड में। किस वजह, किस लिए है ये? सप्लाई चेन का एक मैटर है बस। चावल की किस्म है, चावल पे अप्लाई हुआ है अभी, तो ये कोड जो है, एक कोड उबला हुआ चावल को दिया गया, एक कोड जो है ये सभी चावल के लिए दिया गया। तो कुल मिला के हमें बस राइस याद रखना है। 6 अंकों का कोड है, और एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, निर्बाध सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए, नदियों की मैचिंग से क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। अभी मगरमच्छों की यहाँ पर गणना की गई है इस नदी में, विश्वामित्री नदी। तो ये नदी और स्टेट मैचिंग कराने के लिए पूछा जा सकता है। याद रखना, विश्वामित्री नदी जो है ये गुजरात में फ्लो होती है, बड़ौदा से होकर बहती है और खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है। विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाते हैं? 17 जून को। ये ऊट पटांग दिवस जो है इनको भी याद रखना होता है भाई, है ना। पीसीएस जानते हो ना, सबसे ऊट पटांग तो वही है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ये मेंस वालों के लिए है टॉपिक, है ना, मेंस में पूछा जाएगा। ये साइंस से क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी आजकल बहुत रह रहा है। इसको देखिए क्या है, फुल फॉर्म पढ़िए पहले FGM का, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। नाम से समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। म्यूटिलेशन का मतलब होता है विकृति। विकृति को इंग्लिश में बोलते हैं डिफॉर्म। डिफॉर्म से तो समझ में आ रहा होगा, डिफॉर्म किस चीज़ को ये कर रहे हैं? फीमेल्स के जो जेनिटल्स हैं, जो उनके जननांग हैं, ये कैसा चीज़ है भाई, और ये इतनी गंदी और भद्दी चीज़ कुछ कम्युनिटी की प्रथा के अंतर्गत आता है। तो इसको पढ़ेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में डिसीजन आया है। न्यूज़ में किस लिए था? न्यूज़ में ये डे याद रखना, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर FGM। FGM यही चीज़ है ना, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। 6 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है इस डे को। ये नया दिवस है, थोड़ा सा ध्यान रखना। लक्ष्य क्या है भैया? लक्ष्य तो यही है कि भैया जो है इतनी गंदी चीज़, इतनी भद्दी चीज़, इसको खत्म करो, FGM, है ना, अवेयर करना लोगों को। अब FGM को देखते हैं। FGM यानी महिला जननांग विकृति, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर लिखा है, जानबूझकर महिला जननांगों को काटा जाता है, घायल किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, जबकि ऐसा करने के लिए डॉक्टर बोलता नहीं है, चिकित्सकीय कारण भी नहीं होता। और कुछ कम्युनिटीज़ को प्रथा के रूप में भी देखते हैं, खासतौर से इंडिया में भी प्रचलित है ना, इंडिया में भी प्रचलित है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पर शिशु अवस्था से लेकर 15 वर्ष की आयु की जो युवा लड़कियां हैं उन पर ही किया जाता है, और इसको महिला खतना के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अभ्यास के कारण क्या है, इसको क्यों मतलब फॉलो करते हैं कुछ कम्युनिटी, कुछ समुदाय FGM को कन्या की वयस्कता, विवाह के लिए तैयार करने की दृष्टि से आवश्यक अंग के रूप में देखते हैं। कुछ कम्युनिटी FGM करना धार्मिक मानते हैं, हालांकि ऐसा किसी भी धार्मिक ग्रंथ में वर्णन नहीं है, उल्लेख नहीं है। ये अधिकतर आप देखेंगे तो अफ्रीका और ये मिडिल ईस्ट जो है, अफ्रीका एशिया है, यहाँ पे ये रिचुअल है। भारत में भी FGM को रिचुअल के रूप में लोग देखते हैं, खासतौर से बोहरा मुस्लिम समुदाय जो है इनके द्वारा भारत में भी इस प्रथा को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इसे प्रतिबंधित करने के लिए कोई विशेष कानून भी नहीं है। 2018 में मुकदमा आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, तो भैया प्रथा से जुड़ी चीज़ है ना, तो तुरंत पहुँच जाएंगे आर्टिकल
27-28 पहुँच जाएंगे, तो ये चीज़ बचा लेगी कम्युनिटी को। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दायर की गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, इसी के खिलाफ, FGM के खिलाफ। लेकिन इनके समुदाय ने अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए इस प्रथा का बचाव कर लिया। पिटीशन फिलहाल अभी पेंडिंग में है। तो ऐसी चीज़ यार पेंडिंग में क्यों रहना ही चाहिए, है ना। अब इससे दरिद्रता वाली बात क्या हो सकती है महिलाओं के लिए, कि आप उनके जननांग की स्किन काट दे रहे हो, डिफॉर्म कर दे रहे हो। तो यहाँ पे तो आर्टिकल 25 ने ऐसी तैसी कर दी आर्टिकल 21 की, है ना। ये भी कितनी विचित्र बात है ना। आर्टिकल 21 कितना छोटा हो गया है आर्टिकल 25 के सामने। आर्टिकल 21 के साथ साथ आर्टिकल 15 भी जोड़ लीजिए, है ना, वेदवा वाला। चलिए खैर, फर्दर डेवलपमेंट कुछ होगा तो देखा जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अभी पुण्यतिथि मनाई गई। 11 फरवरी को इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 11 फरवरी को पुण्यतिथि है, ठीक है। जन्म हुआ था 1916 में, मृत्यु हुई है 1968 में। क्या है और इसमें, मानवतावाद और समाज के सबसे गरीब वर्गों के उत्थान के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे पंडित दीनदयाल साहब। इस टॉपिक को मैं बस इस वजह से डाला, अंत्योदय दिवस के चलते, ठीक है, क्योंकि ये डे इंपॉर्टेंट है। अंत्योदय यानी सबसे अंत का भी उदय होना चाहिए। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिसंबर बोल दिया क्या मैंने, 25 सितंबर आपको याद रखना है। बाकी इनके बारे में तो जानते ही है ना। बीजेपी जो है आज इन्हीं की देन है। 1951 में भारतीय जनसंघ, बीजेपी को पहले इस नाम से जानते थे ना, भारतीय जनसंघ, वर्तमान में बीजेपी की स्थापना, खैर स्थापना तो उन्होंने की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, लेकिन ये 2 साल बाद मर ही गए थे। फिर 1953 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो फिर 15-20 साल तक इस संगठन को इन्हीं ने चलाया था, ठीक है। और जब स्थापना हुई थी भारतीय जनसंघ की, तो उस समय पर पंडित दीनदयाल साहब को उत्तर प्रदेश शाखा का इनको पहला महासचिव भी चुना गया था। 1953 में मुखर्जी साहब की मृत्यु हो गई, फिर 53 के बाद इन्होंने लीड किया था संगठन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस प्री में एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, 2024 में ट्रेड के जो एग्रीमेंट होते हैं ना, जैसे सेसा हुआ, सेपा हुआ, या फिर FTA हुआ, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है ना, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग ट्रेड है, इस पर अलग से वीडियो किया है, उसको देख लेना। तो ये भी उसी तरीके का है। भारत EFTA डेस्क, ये क्या चीज़ है, भारत EFTA डेस्क। भारत अलग है, जानते हैं भैया। EFTA एक अलग संगठन है, इसको भी देख ले रहा हूँ। अब दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक डेस्क यानी एक मंच बना लिया। भारत ने व्यापार को सुगम बनाने और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं टेपा, टेपा के साथ भारत EFTA डेस्क की शुरुआत की। भारत EFTA एक निवेश सुविधा तंत्र, ठीक है, बनाया किसने, भारत और EFTA के अंतर्गत जो देश आते होंगे उन दोनों ने बनाया, है ना। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा स्थापित किया गया। EFTA के जो सदस्य हैं, सदस्य देशों के व्यवसायों के लिए भारत में निवेश करने के लिए एक स्रोत है। मतलब सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, EFTA के जो कंट्रीज है वो भारत में निवेश करते हैं, तो इस डेस्क के माध्यम से करेंगे, है ना, इस मंच के माध्यम से, क्योंकि यही है ना निवेश सुविधा तंत्र। तो जो फंडिंग आएगी वो उसी के माध्यम से आएगी। EFTA है क्या, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आइसलैंड है, लिंचेस्टीन है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। ये 4 देशों का संगठन है EFTA, ठीक है। भारत EFTA का 5वां व्यापारिक साझेदार देश भी है। मतलब बहुत सारे देश इसमें निवेश तो करते ही है ना। भारत की तरफ से भी तो निवेश जाता होगा ना EFTA कंट्रियों में। USA भी करता होगा, चाइना भी करता होगा, जापान भी करता होगा। तो भारत का स्थान कितना है, 5वां। चलिए, तो ये हो गया, ये 3rd वीक का हो गया फरवरी का। और फिर 4th में मिलते हैं। अभी तो PDF यार आधा बना है, आधा मैं बना ले रहा हूँ, तो प्रोवाइड कर दूंगा। पेड ग्रुप पे प्रोवाइड करता हूँ ये सारी PDFs। अगर जिनको लगे कि पढ़ना चाहिए तो वो मैसेज वगैरह कर देना, मैं मैसेज का वो नंबर डाल दूंगा व्हाट्सएप का, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आपको ऐड कर दूंगा पेड ग्रुप में। बाकी वीडियो के साथ ही अगर आप सिनॉप्सिस बना ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका काम करेगा, ही सोर्स। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।